Hello everyone. I hope you all will be good. Aj, like when I'm recording this lecture, so it's like so nice weather or like बारिश हो रही है and I'm just sitting in front of the window and recording this lecture. So it's a very ideal you can say scene for me. कि बारिश हो रही है and I'm recording this lecture. So whenever इस तरीके का मौसम होता है and you do something that you enjoy, so I guess that is something the best thing to live this kind of weather. So always try to utilize your time in the best possible way and do things that you enjoy. Okay, so okay, then now coming back to the things, welcome to this next lecture in the series for special analysis. अभी ये जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स में मैक्रो इकोनॉमी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ बिट ऑफ लेंथी। होपफुली दिस इज और सेकंड लास्ट लेक्चर फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जो है वो प्रोसीड करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में फिस्कल पॉलिसी की बात की थी कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जिसमें एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और उसके रेवेन्यूज को देखा जाता है। दूसरी पॉलिसी जिससे आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी इकोनॉमी को, कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को अगर आप बिल्कुल इजी वे में यू गाइस कैन एक्सप्लेन इट, सो यू कैन डू इट लाइक दिस, दैट इट्स बेसिकली adjusting the flow of money in the market to help to basically help achieve mm, combination of stable inflation and output stabilization. Output stabilization. Okay. सो यू गाइस कैन से कि यार मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या होती है, इसका मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपकी मार्केट में, आपकी जो कंट्री की मार्केट है उसमें कितना पैसा जो है वो रेगुलेट करना चाहिए, दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक आपका जो सेंट्रल बैंक होता है, इफ आई टॉक अबाउट द यूके इट्स सेंट्रल बैंक, एंड इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान इट्स स्टेट बैंक। राइट, सो ये जो आपके मेजर बैंक्स होते हैं, जो जिनका तमाम बैंक्स पर होल्ड होता है, विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट व्हाट दे डू इज दे रेगुलेट द मनी इन द मार्केट। अब वो मनी को कैसे रेगुलेट करते हैं, तो वो दो चीजों से आपके पैसे को रेगुलेट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट रेट्स नंबर वन, एंड नंबर टू ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। ओके, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो ये ग्राफ जो है आई हैव सॉरी, ये टेबल आई हैव टेकन फ्रॉम योर स्टडी हब, दिस इज अ वेरी गुड टेबल, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स फ्रॉम दिस टेबल सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। अब देखिए, अगर आपकी मार्केट में इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट इंक्रीज का क्या मतलब है कि लोगों को जो भी लोन्स मिल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट पर मिल रहे हैं। हाई इंटरेस्ट पर जब आपके लोगों को लोन्स मिलेंगे, आपके लोग जो है वो लोन्स नहीं लेंगे। दिस मीन्स कि जो लोगों की इनकम होगी वो एक्सपेंडिचर उसमें कम हो जाएगा, सेविंग उसमें ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो ये बात आप जो है इकोनॉमिक साइकिल से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब आपके इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर जाते हैं, मार्केट में पैसा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग फिर लोन्स नहीं लेते, लोग स्पेंड नहीं करते, बल्कि लोग सेव करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब लोग सेव करने लगेंगे, कोई चीज खरीदेगा ही नहीं, कम चीजें खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज होगी? Businesses will be saving the money, businesses will not want to hire more and more employees, so unemployment आपकी increase कर जाएगी। एंड आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो स्ट्रेंथ क्यों होगा? बिकॉज आपकी करेंसी डीग्रेड होती जाएगी। राइट जब आपकी करेंसी डी वैल्यू होगी, डीग्रेड होगी, तो उसके अगेंस्ट जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रांग हो जाएगा।
I hope so you guys will be able to understand this. देन अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें तो इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज क्यों जब करेगा, तो डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि अब आपके जो बैंक्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा लोन्स दे रहे हैं एट लोअर इंटरेस्ट। जब लोगों को लो इंटरेस्ट पर लोन्स मिलेंगे तो लोग पैसे स्पेंड करेंगे, बिकॉज दे विल नो दैट वी कैन इजीली गेट अ लोन। तो लोगों की स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, लोगों की सेविंग कम हो जाएगी, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, मार्केट में ज्यादा पैसा होगा। जब ज्यादा पैसा होगा चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली उनकी प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी, इन्फ्लेशन हाई हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी, एंड आपकी करेंसी जो है वो बाकी करेंसीज के अगेंस्ट जो है वो वैल्यूड होगी, और उसका जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप सो मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दिया कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा या कम होगा तो क्या होगा। देयर इज नथिंग एल्स इन दिस। ओके, इट्स मोर ऑफ लाइक कॉमन सेंस भी है इसमें, राइट। और प्लस आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी है जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ट्रेडिंग सिक्योरिटीज का मतलब होता है जब मार्केट में बॉन्ड्स वगैरह ले लिए जाते हैं, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी टिकट्स। देन देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपने अपने MA2 में जरूर पढ़ा हुआ होगा ये, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक टाइम पर दे देती है ताकि इन ऑर्डर टू जनरेट मनी, राइट। तो ये तमाम चीजें जो हैं ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में आ जाता है। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपकी आपकी स्टॉक होती है, आपकी ट्रेडिंग होती है, दीज आर ऑल योर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। ओके। देखो अब अगर आपके जो बैंक्स हैं, अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो मार्केट से परचेज कर रही है, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि सिक्योरिटीज जो है वो खरीद रही है। चलो पहले हम इस तरह करते हैं, हम सेल टू मार्केट की पहले बात करते हैं, राइट। अगर आपकी जो गवर्नमेंट है, अगर आपके जो बैंक्स हैं, दे आर सेलिंग आउट द बॉन्ड्स, कि भाई हमसे बॉन्ड ले लो एंड हमें जो है वो पैसा दे दो, राइट। तो इससे क्या होगा कि जब आपके वो बॉन्ड्स बेच रहे हैं, दिस मीन्स के आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम है, राइट। तभी तो दे हैव फेल्ट द नेसेसिटी टू सेल आउट द बॉन्ड्स, ताकि वो मुल्क में पैसा जनरेट करें। तो जब आपके सिक्योरिटी बॉन्ड्स सेल हो रहे होंगे, दिस मीन्स के उस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, इन्फ्लेशन कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा ही नहीं है। अगेन वही बात आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी एंड एक्सचेंज रेट आपका कम होगा, राइट। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज जब आप मार्केट से वापस खरीदते हो, दिस मीन्स कि नाउ यू हैव मनी, नाउ यू कैन बाय बैक द सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट, राइट। सो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज कर जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी डिक्रीज होगी। एंड जब अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन हाई हो रही है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अब एक्सचेंज रेट आपके स्ट्रेंथ होंगे, आपके एक्सचेंज रेट्स जो है वो ज्यादा अच्छे होंगे। अच्छे से मुराद कि आपकी अगर हम फॉरेन करेंसीज के लिहाज से देखें, दे विल बी स्ट्रेंथेंड। अगर अपनी करेंसी के लिहाज से देखें कि क्योंकि गवर्नमेंट इज नाउ इन्वेस्टिंग, तो ऑटोमेटिकली वो जो पहले आपकी वीक थी, अब वो आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो अब स्ट्रेंथ या अच्छी हो, right? So this was all in the monetary policy. All you need to understand is कि क्या होगा इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होंगे, क्या होगा जब वो डिक्रीज होंगे, एंड सेम गोज विद द ट्रेडिंग सिक्योरिटी, right? Monetary and if I talk about 3-4 years back, so there were just two policies, that is monetary policy and fiscal policy. लेकिन अभी recent times में there has been an introduction to a third policy, जिसको basically हम जो है वो नाम देते हैं supply side policy. Okay, so let me write here. Supply side policy, it's something जो you can say कि it is not going to be examined much in your exam, because इसमें बहुत थोड़ा ही आपको जो है वो समझाने के लिए यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि देखिए कुछ लोग फिस्कल पॉलिसी के फेवर में थे, और कुछ लोग जो है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के फेवर में थे। बट कुछ लोग जो है दे ऑल, अब अगर आपको याद हो तो फिस्कल पॉलिसी में हमने पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन या डायरेक्ट टैक्सेशन से पैसा जनरेट करेगी। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखो, आप एज अ गवर्नमेंट आप टैक्सेस भी लगा दो, या चलो अगर टैक्सेस रिड्यूस भी कर दो, तो दिस डज नॉट मीन कि आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी,
ओके, यस इट विल हैव एन अफेक्ट। अगर आप टैक्सेस रिड्यूस कर रहे हो, स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हो, तो दिस मीन्स के आप जो हो, यू आर स्ट्रेंथनिंग योर इकोनॉमी, but this will not help you in long run. So what they did, they introduced a new approach to managing the economy that is known as supply side economics. Okay, now supply side economics, it majorly deals with the supply of goods and services. Okay, इसमें क्या होता है, इसमें it deals with the supply of, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, तो supply side policy, it's a new approach. It's a new approach that deals with supply side policy, oh sorry, that deals with the supply of goods and services and not their demands. Okay, so supply side policy क्या है, ये एक नई approach है that basically deals with the supply of goods and services and not their demands. अब सप्लाई साइड में जो अगर मैं बात करूँ, सप्लाई साइड जो आपकी सॉरी पॉलिसी है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, और वो मेजर्स क्या है, नंबर वन, रिड्यूसिंग डायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन से कुछ नहीं होगा, अगर आप जो है, नंबर वन, रिड्यूस डायरेक्ट टैक्सेशन। नाउ डायरेक्ट टैक्सेशन आपको पता है कौन सी टैक्सेशन होती है, जो कि डायरेक्टली एक बंदे की सैलरी पर या उसके प्रॉफिट्स पर कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो सप्लाई साइड जो पॉलिसी मेकर्स थे, दे सेड कि इफ यू आर गोइंग टू रिड्यूस द डायरेक्ट टैक्सेशन, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प people, because obviously this will increase the incentives for the people. They will be motivated to earn more and they will make more profit, right? So this means that high indirect taxes will basically lead to lower economic growth. Okay, and low indirect taxes will basically lead to high economic growth. उसके बाद जो है, जो सेकंड मेजर है, दैट इज इम्प्रूविंग वर्कफोर्स। नंबर टू वी हैव इम्प्रूविंग वर्क फोर्स। अच्छा, मैं यहाँ पर ना ये थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देता हूँ कि लो डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू हाई इकोनॉमिक growth. So you guys can remember what I explained. Okay. सो इम्प्रूविंग वर्कफोर्स में जब हम बात करते हैं, तो दे सेड कि अगर आपके लोग जो है वो स्किल्ड नहीं है, अगर आपके लोगों में हुनर नहीं है, तो तो प्रोवाइड देम विद सर्विसेज, प्रोवाइड देम विद प्रोग्राम्स दैट दे कैन यूज एंड दे कैन डेवलप स्किल्स। ओके, आपने बहुत दफा बहुत से लोगों से सुना होगा कि डेवलप स्किल्स व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन दैट यू हैव टू मेक योरसेल्फ कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। कोई भी काम है, इफ यू नो हाउ टू डू दैट एक्यूरेटली, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू योर प्रोफेशन एंड इनटू योर बिजनेस एज वेल, राइट। सो याद रखिएगा कि एक जो इकोनॉमी का आउटपुट होता है, दैट इज गोइंग टू improve if the workers are better trained and have better skills. So definitely this means that their capabilities will increase. So it's necessary for the government to train those that are unemployed, right? So that the people that are unemployed or unskilled, especially, they can have better work for, they can be a better workforce and they can earn themselves, right? Why we this basically means that you need to discourage beggary. आपने भीख मांगने को discourage करना है, but you need to make people हुनरमंद so that they can be bread earners for themselves. ओके, सो हम यहां लिख सकते हैं स्किल्ड एम्प्लॉय विल बी इक्वल टू हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, जो कि था, दैट वाज बेसिकली रिड्यूस द पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस।
इसकी बिल्कुल एग्जांपल आप पाकिस्तान की करंट एग्जांपल ले लेंगे। पाकिस्तान में आप जितने मर्जी प्रोटेस्ट कर लो, जितने मर्जी धरने कर लो, गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, राइट, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है या कोई बहुत बड़ा जो है ना वो इशू क्रिएट हो जाता है। तो दैट इज व्हाट दे मेंट कि आपने जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, यू नीड टू डिस्करेज देम सो दैट वो हर बात पे प्रोटेस्ट न करने निकल आए, या हर बात पे वो आंखें ना दिखाएं, and her baat pe they do not shut down the shutters and they do not come on the roads, right? So they basically said to reduce the power of trade unions, because if you are going to suppress the power of trade unions, they are going to listen to you in more ways, and the more they are going to listen, the more you can go with a streamlined economy और उसको कोई disturb नहीं कर सकता, right? So low trade union power will be equal to smooth economic growth. Okay, when people will not have much power, not people, I meant trade unions, the groups of the people. Okay, so when they sorry, when they do not have much of the power, they cannot do much. So definitely then the government will be having the power, and the government is going to tell them that what to do and what not. Research and development is the last section here. Research and development. Okay. Now, in research and development, remember that a high research and development is going to lead better economic opportunities, economic growth opportunities. Okay. So याद रखिएगा कि जितना आपकी गवर्नमेंट, जितना आपके लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही दे आर गोइंग टू प्रमोट इनोवेशंस एंड दे आर गोइंग टू इम्प्रूव productivity. If there was a report I was reading, and they said that Apple almost spent half of its revenue on just research and development. Like they spend half of the revenue that is going to be in billions on just researching and developing a new product. So you can see that how much then innovative the iPhone is, right? Although I'm not personally, I do not like iPhones, I prefer Androids, but still I must commend the type of technology they have and type of innovations they bring. But still I'm also going to commend the Android as well, that they are also not behind the Apple, right? So you can see कि किस तरह की technology आ गई है. So why is it possible and how is it possible? It's all because of the research that they're making. So if you are going to spend a lot on research and development, but smartly, okay, so that it can give you back as well. आपने ऐसा नहीं करना कि बस आंखें बंद करके पैसे लगाते जाओ. No, you need to work smart. You need to work in a way that is going to give you something in future. Okay, so supply side policy की ये आपके 4 points थे. I hope you guys will be able to understand the monetary policy and supply side policy. With this, we are marking an end to economics portion of economic factor. Okay, I understand it's a lengthy one, but it's very, very important. Do read it from your study hub, from your Kaplan or BPP books, and do ask me questions if you face any kind of difficulty. I'm also going to make separate videos for in which I'm going to solve the questions for these chapters, and those will be available to my registered students that will be registered on my website. Okay, so this is basically the end of the macroeconomic section of the economic factors. In the next video and from onwards, we will be discussing about microeconomy. I guess that is going to be taking 5 to 6 lecture by maximum, and then we will be moving towards the next lectures as well. So until the next lecture, guys, take care and have a good day. Eat healthy, sleep well. Goodbye.